मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि ईडी तेजस्वी यादव को नोटिस भेजती है लेकिन नीतीश कुमार को नोटिस क्यों नहीं भेज पाती है? अगर विरोधियों को ही खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ईडी का नोटिस भेजते हैं तो फिर नीतीश कुमार को नोटिस क्यों नहीं जाता है? जबकि वो भी तो अभी सबसे बड़ा जो है विरोध अगर नरेंद्र मोदी साहब का कोई कर रहे हैं तो इंडी गठबंधन में वही जाके कर रहे हैं। मैं चलो तुमको गिनाता हूं। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी क्या गो सीट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बताते जाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, कहां हो जरा ये तो बता दो। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि इतने राज्यों में एक सीट निकाल पाओगे आम आदमी पार्टी की तरफ से? गुजरात में जो तुमने चुनाव लड़ा है वो 100 करोड़ का चुनाव है, कहां से लाए हो? औरंगजेब के बेटे हो क्या कि तुम्हारे पास पूरा देश था? किसको समझाने आए हो? आकि अकबर के परपोते थे कि अकबर का दिया हुआ सब कुछ था और उस पैसे से तुम चुनाव लड़े? 100 करोड़ का मतलब समझते हो? मैं अरविंद केजरीवाल को, और दोस्तों मैं यहां एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये मुझे भी मालूम है, मुझे इनको माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहना चाहिए, लेकिन जब ये आदमी भारतीय संस्कृति को फॉलो नहीं करता है, इनसे 20 वर्ष के बड़े प्रधानमंत्री जी को जो मन में आता है ये बोलता है, तो हम लोग तो इसी लोग से सीखेंगे ना। हमें लगता है कि शायद आदर करने का यही तरीका है कि तुम ताम करके बोलो, और यही कल्चर है, क्योंकि इस व्यक्ति को सबसे पहले बोलने का तहजीब नहीं है। सब कुछ है लेकिन पहले इस व्यक्ति को बोलना नहीं आता है। जो इनको प्रेम पत्र भेजा है तो एक दुलारी फिल्म का गाना है, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे। भाई सुहानी रात ढल चुकी, अब तो आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का तीसरा नोटिस मिल चुका है, तो आज उसी पर हमारी चर्चा है। बाकी सारे लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से व्याख्या किए, और वो भी गलत नहीं किए कि क्या होगा, कब पेश होंगे, अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। नहीं, ये देश के लिए बहुत गंभीर बात है। तो आज मेरा हेडिंग है कि केजरीवाल को मिला ईडी का तीसरा प्रेम पत्र और केजरीवाल नकार रहा है, तो क्या केजरीवाल देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है? तो सबसे पहले दोस्तों आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं एक गाने से शुरुआत कर रहा हूं कि इस बार जो है ईडी जो इनको प्रेम पत्र भेजा है, तो एक दुलारी फिल्म का गाना है, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे। भाई सुहानी रात ढल चुकी, अब तो आ जाओ। विपसना भी कर लिए, मध्य प्रदेश में जो है चुनाव भी लड़ लिए, राजस्थान में भी लड़ लिए, मट्टी पलित कर लिए, पांच जो है आदमी का जमानत नहीं बचा। अब तो आ जाओ, जो भी तुमको बुला के पूछना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल को, और दोस्तों मैं यहां एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये मुझे भी मालूम है, मुझे इनको माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहना चाहिए, लेकिन
जब ये आदमी भारतीय संस्कृति को फॉलो नहीं करता है, इनसे 20 वर्ष के बड़े प्रधानमंत्री जी को जो मन में आता है ये बोलता है, तो हम लोग तो इसी लोग से सीखेंगे ना। हमें लगता है कि शायद आदर करने का यही तरीका है कि तुम ताम करके बोलो, और यही कल्चर है, क्योंकि इस व्यक्ति को सबसे पहले बोलने का तहजीब नहीं है। सब कुछ है, लेकिन पहले इस व्यक्ति को बोलना नहीं आता है। आप जो है अपनी बात रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आपसे इतने उम्र के बड़े हैं और उनके साथ आपको किस तरह का भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा कि इनका जो चिंटू फिंटू है गुजरात में, गोपाल इटालिया वगैरह, वो सब तो कैसा बोलता है मालूम है आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं एकदम तुम ही बोलूंगा। ये जिस दिन अपने से बड़ों का इज्जत करना सीख जाएगा, उस दिन मैं भी इसका इज्जत करने लगूंगा। तो शुरुआत करते हैं। जिस समय बेरोजगार अरविंद केजरीवाल, मतलब रिटायर होने के, ये क्या कहते हैं, इस्तीफा देने के बाद जो विशुद्ध बेरोजगार था, तो जिस दिन बेरोजगार अरविंद केजरीवाल था और जब वो रामलीला मैदान में धरना दिया था, तो रोज बहरूपिया के तरह नया नया रूप लेकर आता था। रोज इसके नए नए भाषणों को केवल आप उस समय का सुनिए और आनंद लीजिए, और आज वाला इसका स्टेप को देखिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि उस समय जो कहा वो किया नहीं, और जो उस समय नहीं कहा वही सब कर रहा है। सबसे पहला अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी और सीबीआई जिसको बुलाए, पहले आदमी को ईडी और सीबीआई के पास जाना चाहिए, और जैसे ही ईडी और सीबीआई के चार्जशीट में नाम आए, पहले इस्तीफा दे, और उसके बाद जब बरी हो जाए तब आकर के फिर से वो सत्ता संभाले। तो उस दिन जो ये व्यक्ति कह रहा था, इसका मतलब या तो इसको अनुभव नहीं था, या तो ये तैयार बैठा था कि जब हम घोटाला करेंगे तो पलट जाएंगे। तो आज जब तुमको ईडी बुला रही है तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुमने ये बयान कहीं घर में बैठकर नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान हर जगह चल रहा है, जिसमें ये यही लाइन कह रहा था कि ईडी और सीबीआई अगर किसी को बुलाए तो जाना चाहिए, और चार्जशीट में नाम आने पर इस्तीफा देना चाहिए। तो आज जब इस व्यक्ति को ईडी बुला रहा है, तो ये बहाना क्यों कर रहा है बार बार? एक बात। दूसरा, इसने ही कहा था कि मैं एक इंटरनल लोकपाल रखूंगा और मैं एक जन लोकपाल बिल लेकर के आऊंगा। जब 2014 में सरकार बनाया था ये व्यक्ति, और अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर गई थी जन लोकपाल बिल के नाम पर, तब ये कितना बड़ा नाटक किया था कि हम अगले चुनाव में जन जिता दो, जन लोकपाल लेकर आएंगे। क्या हुआ पिछले 10 साल में? क्या भ्रष्टाचार करने के मूड में थे इसलिए जन लोकपाल नहीं लाए क्या? अब आइए दोस्तों, तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल का भाषण है कि अगर किसी क्षेत्र की महिला शराब दुकान खोलने का विरोध कर देगी लिखित में, तो वहां पर शराब दुकान नहीं खोला जाएगा। पहले तो तुम ये बताओ कि किसके कहने पर इतना इतना ठेका खोले हो? चौथी बात कि तुम ईमानदार हो, ये कोई कोर्ट केस कचहरी अलग मुद्दा है, कैसे मान लेगा? गुजरात में जो तुमने चुनाव लड़ा है वो 100 करोड़ का चुनाव है, कहां से लाए हो? औरंगजेब के बेटे हो क्या कि तुम्हारे पास पूरा देश था? किसको समझाने आए हो? आकि अकबर के परपोते थे कि अकबर का दिया हुआ सब कुछ था और उस पैसे से तुम चुनाव लड़े? 100 करोड़ का मतलब समझते हो? पांचवी बात, जब अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं एक आम आदमी हूं, तो ये जेट प्लेन से कहां जाता है? उसका भाड़ा कहां से आता है? उसका पैसा कहां से आता है? गुजरात में अरविंद केजरीवाल कितनी बार जेट प्लेन से आया है? जरा ये बताए
कि वो कहां से खर्चा आया। अगर अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं ईमानदार हूं, तो पहले अरविंद केजरीवाल ये बताए कि 55 करोड़ का शीश महल जो है वो 55 करोड़ का नहीं है, 2 लाख में बना रहा है या 5 करोड़ में बना रहा है। जो प्रश्न उठाया जा रहा है उस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो। अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम जो है पूरे इंडिया में, चाहे कहीं भी आम आदमी पार्टी हो, उसका एक ही कारण कहना है, एक ही चीज है, जगह जगह बड़ा बड़ा तख्ती लेकर के सरकार के विरोध में जो है धरना प्रदर्शन करना। हर राज्य में इसका कार्यकर्ता उस राज्य के सरकार से जो है जवाब मांगता है, तुम एक भी जवाब देने के लिए क्यों नहीं तैयार हो। मैं तो पिछले वाले में भी तुमको चैलेंज किया हूं ना कि अगर तुमको दम है तो आ जाओ मेरे साथ। तो अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो इसके ऊपर जो भ्रष्टाचारी नहीं है तो इसके ऊपर जो प्रश्न पूछा जा रहा है या जो आरोप लगा है वो ये आकर के सफाई दे पाता है। छठी बात, जब ये दिल्ली की जनता से पूछने गया था मैं भी केजरीवाल, या अब जो ये जनसंवाद कर रहा है उसमें ये बार बार पूछ रहा है कि मैं जेल से सरकार चलाऊं या नहीं, ये दिल्ली की जनता से ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है कि मैंने जो शराब के ठेके दिए थे वो सही था या गलत था। पता चल जाएगा कि दिल्ली का जनता क्या सोचता है। अब आइए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के जो चेले चपाटे हैं दिल्ली में, वो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दे कि अगर वो ईमानदार है तो उनका एक विधायक जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी जो है केस में पकड़ा गया था और उसके ऊपर केस चल रहा है, तो परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए उसकी पत्नी को क्यों टिकट दिया। वो आज 2020 में विधायक है। इसका मतलब है कि जो गुजरात में चैतर वसावा सपना देख रहा है, कैसे रोकोगे भाई तुम। जब तुम जितेंद्र सिंह तोमर की पत्नी को टिकट दे सकते हो, अगर उसका नाम आ जाता है फर्जी केस में, जब तुम अभी जेल जाओगे और पत्नी को लगा दोगे, मुख्यमंत्री बना दोगे, तो चैतर वसावा कैसे नहीं डिमांड करेगा कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूंगा और मेरी पत्नी जो है एमएलए बनेगी। तो तुम ये बताओ केजरीवाल कि किस चीज को जो है तुम फॉलो कर रहे हो। और तुम्हारी भाषा भी उतनी ही खराब है। तुम अपने से बड़े लोगों के साथ, उम्र के बड़े वाले लोगों के साथ तुमको बोलने का तहजीब नहीं है। और सबसे अंत कि इनके जो 2-4 जूता घस घस के दिल्ली में मंत्री बना है, 2 आदमी है जो इनका जूता घस घस के, समझ गए, घसने पर भी जब नहीं मन चमकता है जूता तो ऐसे जी लेकर के चाटता है जूता को, और उसके बाद जाकर के अरविंद केजरीवाल का जूता में जी लगा लगा के चाट चाट करके मंत्री बना है। क्वालिफिकेशन के नाम पर 0 है और आकर के क्या कह रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल को अभी गिरफ्तार कर लेगा तो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को डर लगता है। अरे मूर्ख आदमी, पहले ये तो बता दो कि पंजाब को छोड़कर कौन से राज्य में जीत पाओगे लोकसभा। अरे दिल्ली में भी चेहरा देख पाओगे कि नहीं, पहले ये तो सोच लो, बाकी राज्य बाद में सोचना। 13 सीट लोकसभा में पंजाब में है। सारे के सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 6 सीट या 7 सीट आएगा। दिल्ली में 1 सीट के बारे में कहीं से कोई बोल रहा है, तब 543 सीट में 8 गो सीट लाने वाला पार्टी जो है उसके पीछे ईडी लगा के क्या करेगा। और अरविंद केजरीवाल से उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि तुम्हारे 13, मान लो दिल्ली भी 7, जहां तक तुम्हारा प्रभाव है, 20 सीट पर अगर मोदी को डर लगता होगा तो ममता दीदी के पास तो 42 सीट है। ममता दीदी को क्यों नहीं सीबीआई का भेज रहा है
नोटिस या ईडी का? उनके भतीजा को भेज रहा है, ममता दीदी को नहीं भेज रहा है। तो तुमको क्यों भेज रहा है? तुम्हारे भी भतीजा को भेजता। इसका मतलब है कि अगर ममता दीदी जो है अभी तक नहीं कुछ की है तो उनको नोटिस नहीं भेज पा रहा है। इसका मतलब तुम कुछ किए हो इसलिए तुमको नोटिस भेज रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि ईडी तेजस्वी यादव को नोटिस भेजती है लेकिन नीतीश कुमार को नोटिस क्यों नहीं भेज पाती है? अगर विरोधियों को ही खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ईडी का नोटिस भेजते हैं तो फिर नीतीश कुमार को नोटिस क्यों नहीं जाता है? जबकि वो भी तो अभी सबसे बड़ा जो है विरोध अगर नरेंद्र मोदी साहब का कोई कर रहे हैं तो इंडी गठबंधन में वही जाके कर रहे हैं। तो ये जो जनता को भरमाने का काम किया जा रहा है, एक तो पहले भ्रष्टाचार करोगे, शराब तक का पैसा ले करके गुजरात में चुनाव लड़ोगे। गुजरात में जो आदमी मुखिया सरपंच नहीं बन सकता है उसको पैसा दे दे करके जो है तुम अपना कार्यकर्ता बना के रखोगे। अब उसके बाद जब ईडी तुमको नोटिस भेजेगा तो तुम नाटक करोगे कि हमारा तो पूरा देश में, एक इनका कोई था प्रवक्ता, नाम भूल रहे हैं, हमको तो उनका दिमाग मैंने लगा कि कहां पे चला गया है। कह रहे हैं पूरे देश में कहीं जाकर पूछोगे कि मोदी साहब को किससे डर लगता है तो वो कहेंगे अरविंद केजरीवाल। अरे पहले पूरा देश पहचानता है तुमको। दिल्ली में और पंजाब को छोड़ करके कहीं तुम खुला दिल से एक कैंडिडेट खड़ा करने की स्थिति में हो? मैं चलो तुमको गिनाता हूं। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी क्या गो सीट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बताते जाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, कहां हो जरा ये तो बता दो। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि इतने राज्यों में एक सीट निकाल पाओगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो कि तुम ईडी को के लिए बार बार बहाना बना रहे हो कि हमको ईडी जो है चुनाव में परेशान करने के लिए कर रहा है। तो दोस्तों आज यही बात समझने की है कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अराजक मार्ग बताना चाह रहा है। आगे चल करके इस व्यक्ति के देखा देखी में अरविंद केजरीवाल को देख करके कई अन्य राजनेता होंगे जो वो भी अब ईडी के समन को इग्नोर करने लगेंगे। और मेरा प्रश्न यही है अरविंद केजरीवाल से कि नीतीश कुमार को ईडी नोटिस क्यों नहीं भेजता है? ममता दीदी को ईडी नोटिस क्यों नहीं भेजा था या भेजता है? उद्धव ठाकरे को डायरेक्ट ईडी नोटिस क्यों नहीं भेजता है? ये तुम्ही को क्यों भेज रहा है? अगर जो है नरेंद्र मोदी साहब को डर लगेगा तो 48 सीट वाले महाराष्ट्र में डर लगेगा, 42 सीट वाला क्या कहते हैं बंगाल में डर लगेगा, 40 सीट वाला बिहार में डर लगेगा कि 13 को सीट पंजाब वाला में डर लगेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं भारत की जनता से बार बार यही अपील करता हूं कि आप इस तरह के राजनीतिज्ञ को पहचानिए और जितना जल्दी हो इनको एलआईसी का रिटायरमेंट स्कीम दे करके रिटायर करके घर में बैठा दीजिए, क्योंकि ये सब लोग देश में अराजकता को फैलाएगा और बार बार जो है किसी सरकारी एजेंसी के अवहेलना को करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।